हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सिलेबस की 5th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5th यूनिट के फर्स्ट पॉइंट में सिलेबस में जो टॉपिक दिया है वो है लैंग्वेज, फनीम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड एरर। इस टॉपिक में हमें लैंग्वेज फनीम्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस शब्द के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आप इसको फनीम भी बोलते हो, आप इसको फोनिम भी बोलते हो, क्योंकि यूके इंग्लिश अर्थात जो हमारी ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन है फनीम। और इसी के अपोजिट अगर हम बात करते हैं अमेरिकन इंग्लिश की तो वहाँ इसे कहा जाता है फोनिम। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। तो हिंदी में इसे कहते हैं स्वनिम। तो हम बात करेंगे लैंग्वेज फनीम्स के बारे में और इसके साथ ही बात करेंगे साउंड एरर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड एरर्स। ध्वनियों की जो अशुद्धियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, उनकी पहचान किस तरह से की जा सकती है। तो इन दोनों के बारे में हमने यूनिट 5th के फर्स्ट पॉइंट में पढ़ना है, जो कि आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वनिम की, यानी फनीम या फोनिम की। तो स्वनिम विज्ञान अंग्रेजी में फोनेमिक्स कहा जाता है। ठीक है, जो स्वनिम विज्ञान है जिसे हमने इंग्लिश में अभी फनीम या फोनिम पढ़ा है, तो उसे अंग्रेजी में फोनेमिक्स कहा जाता है। यह ध्वनि विज्ञान की एक शाखा है। स्वनिम विज्ञान में किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों तथा उससे संबद्ध पूरी व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यानी ध्वनियों के बारे में ज्ञान इसमें प्राप्त किया जाता है स्वनिम विज्ञान में, और ये ध्वनि विज्ञान की ही एक शाखा है। अब हम स्वनिम शब्द की बात करते हैं। स्वनिम शब्द अंग्रेजी के फोनिम का हिंदी रूपांतरण है। प्रोफेसर हेविट फोनिम शब्द के जन्मदाता हैं, अर्थात ये शब्द किसने दिया था? तो प्रोफेसर हेविट ने दिया था, जिन्होंने 1876 ईस्वी के आसपास भाषा ध्वनि के अर्थ में फोनिम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्लूमफील्ड, स्पीर, द सोस्यूर सरीखे पाश्चात्य भाषा चिंतकों ने स्वनिम विज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इसके जन्मदाता हैं इस शब्द के प्रोफेसर हेविट, और बाकी जिनके नाम आए हैं उन्होंने इसे बढ़ावा दिया, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ब्लूमफील्ड हैं, स्पीर हैं, द सोस्यूर हैं, ये सब। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज़ करना। ठीक है, ये तो अर्थ की बात होगी, मीनिंग की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषाएं किस किस विद्वान ने इसके बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। पाश्चात्य विद्वानों में ब्लॉक एवं ट्रेगर के अनुसार स्वनिम भाषा की वह लघुतम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है, जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है, यह अन्य ध्वनियों से भिन्न होती है तथा इसका संबंध किसी भाषा विशेष से होता है। ठीक है, तो ब्लॉक एवं ट्रेगर का क्या कहना है कि ये भाषा की एक लघुतम इकाई है और जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है, समान ध्वनियों को रिप्रेजेंट करती है। अन्य ध्वनियों से ये भिन्न है और इसका संबंध तो फिर भाषा विशेष से ही होगा। उसके बाद दूसरे जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो हैं हॉकेट। स्वनिम किसी भाषा के वे तत्व हैं जो उस भाषा की ध्वनि प्रक्रियात्मक पद्धति में एक दूसरे के व्यतिरेकी रूप में आते हैं, यानी एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद हैं ग्लीसन के अनुसार स्वनिम ध्वनियों के वर्ग को कहते हैं, यानी वर्ग यानी कि समूह, ध्वनियों का समूह स्वनिम कहलाता है ग्लीसन के अनुसार। वर्गगत ध्वनियों में ध्वन्यात्मक साम्य होता है, यानी सबकी ध्वनियाँ समान होती हैं। जो भी एक वर्ग के अंतर्गत जो भी ध्वनियाँ होती हैं या जो भी स्वनिम रखे जाते हैं उनमें समानता होती है, एक ऐसी ध्वन्यात्मक समानता। तथा भाषा विशेष में इसकी वितरणगत वृष्टि
विशिष्ट संरचना होती है। रॉबिन्स क्या कहते हैं इसके बारे में? स्वनिम में ध्वनिगत भेद रखने वाली ध्वनियाँ अथवा ध्वनि सदस्य होते हैं। ये कहते हैं कि ध्वनिगत भेद होता है स्वनिम में। तर्क के आधार पर इन्हें वर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो ये पाश्चात्य विद्वान हैं जो अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं स्वनिम के बारे में। आपको सबको पता है डेफिनेशंस में हम कुछ चेंज नहीं ला सकते हैं। जैसे जिस विद्वान ने डेफिनेशन दी है हमें एज इट इज़ उसको वैसे ही पढ़ना होता है, वैसे ही लिखना होता है, वैसे ही याद करना होता है। चलिए पाश्चात्य विद्वानों की बात कर ली, अब बात करते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले हैं देवेंद्र शर्मा के अनुसार स्वनिम किसी भाषा का वह न्यूनतम अंश है जो दो ध्वनियों का अंतर प्रदर्शित करता है। यानी वो छोटा सा हम कह सकते हैं वो अंश जो उन दो ध्वनियों में अंतर को दिखा दे, जिससे कि कोई एक ध्वनि विशिष्ट हो जाए, बाकियों से अलग हो जाए, ऐसी जो व्यवस्था है उसको हम स्वनिम कहेंगे। फिर है कपिल द्विवेदी के अनुसार। कपिल द्विवेदी क्या कहते हैं? स्वनिम किसी भाषा विशेष से संबद्ध लघुतम सार्थक ध्वनि है। यह सामान्य ध्वनियों से किसी रूप में पृथक होने के कारण इसको भेदक ध्वनि माना जाता है। ठीक है, अब ये भी वही बात कह रहे हैं कि सबसे छोटी और सार्थक ध्वनि है स्वनिम भाषा विशेष समुदाय की, और ये क्या करती है? ध्वनियों को आपस में एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। तो पाश्चात्य विद्वानों और भारतीय विद्वानों दोनों के अनुसार ही हमने बात कर ली स्वनिम की परिभाषा की। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है स्वनिम के बारे में। इन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष आता है हमारे सामने? तो वो है स्वनिम उच्चरित भाषा की ऐसी लघुतम इकाई है, यानी छोटी इकाई है, जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो निष्कर्ष निकलता है, जो पॉइंट आता है स्वनिम के बारे में, वो है स्वनिम को खंडित नहीं किया जा सकता। यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब स्वनिम है, इनका खंडन नहीं हो सकता। हम सबको पता है ना, इन व्यंजनों को हम तोड़ नहीं सकते हैं। आगे है स्वनिम संस्वन का समूह होता है, यानी समान ध्वनियों का समूह होता है। स्वनिम का संबंध किसी भाषा विशेष से होता है, ये तो बिल्कुल है, अगर भाषा नहीं होगी तो फिर स्वनिम नहीं होंगे। उसके बाद देखिए स्वनिम किसी भाषा में दो रूपों में प्राप्त होता है, यानी दो रूप आते हैं उसके सामने, व्यतिरेकी रूप में और अर्थभेदक रूप में। ठीक है, तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकलता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वनिम उच्चरित भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का भेदक एवं अखंडे वह लघुतम इकाई है जो संस्वनों का समूह होता है तथा वह व्यतिरेकी एवं अर्थभेदक रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा है वही सेम चीज़ है। जैसे च, छ, ट, ठ या प, फ भिन्न भिन्न स्वनिम है, ये सब अलग अलग ध्वनियाँ हैं, तो ये भिन्न स्वनिम है, इसलिए इनमें भिन्नताएं हैं, इसलिए ये अलग अलग हैं। इन भिन्न भिन्न सार्थक ध्वनियों के आधार पर ही चाचा तथा पापा में अर्थ भिन्नता है। ठीक है, ध्वनियाँ अलग अलग हैं, इसी आधार पर चाचा और पापा में अंतर है। इन्हीं सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं? हम स्वनिम कहते हैं। तो च, छ, ट, ठ या प, फ कोई भी व्यंजन लिख सकते हो, सभी स्वनिम हैं, किंतु व्यवहार में इन्हें ध्वनि ही कहा जाता है। अच्छे से इस लाइन को 2-4 बार पढ़ लो कि जो ध्वनियाँ हैं, जिन्हें व्यवहार में हम ध्वनियाँ कहते हैं, वो सारे असल में क्या हैं? जो भी व्यंजन हम पढ़ते हैं वो असल में क्या हैं? वो सारे के सारे स्वनिम ही हैं। ठीक है, तो स्वनिम रेखांकन के लिए दो तिरछी रेखाओं का आधार अपनाया जाता है। दो तिरछी रेखाएं लगाई जाती हैं, जैसे जलज, अलग अलग करेंगे इनको हम, ज, ल, ज, बीच में लाइंस लगा देंगे, कलम, क, ल, म। अब हम बात करते हैं स्वनिम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो स्वनिम की जो पहली विशेषता है कि इसका संबंध किससे होता है? उच्चरित भाषा से होता है, लिखित भाषा से उसका कोई लेना देना नहीं होता। स्वनिम का जो भी संबंध है वो मौखिक भाषा से या लिखित भाषा से इसका कोई संबंध नहीं है, उच्चरित भाषा से संबंधित होते हैं। ये पहला बिंदु है ये। उसके बाद दूसरा बिंदु है स्वनिम भाषा की लघुतम अखंडे इकाई है। अभी हम पढ़ के आए हैं ना,
सबसे छोटी और सार्थक इकाई होती है भाषा की। तो जैसे क ख ग, तो इससे छोटे टुकड़े इनके नहीं किए जा सकते। क के ख के भी बात की हमने, तो ये क्या होती है, लघुतम अखंड इकाई, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ऐसी इकाई होती है। उसके बाद देखिए, स्वनि में एक जाति या श्रेणी है जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे च ध्वनि को 10 व्यक्ति उच्चरित करें या एक ही व्यक्ति च को 10 बार बोले तो उसके 10 रूप होंगे, किंतु इन दोनों ध्वनि रूपों के लिए एक ही स्वनिम होगा। बात समझ में आ रही होगी। उच्चारण में फर्क आ सकता है, लेकिन च के जैसा और कोई नहीं है। च अपने आप में विशिष्ट है, ठीक है। चाहे कोई गलत भी उसका आगे पीछे उच्चारण करेगा तो च ही है जो उसको कैच कर पाएगा। उसके बाद है स्वनिम अर्थ भेदक इकाई होता है, अर्थ लाने का काम करता है, इसको बाकियों से अलग बनाता है किसी भी स्वनिम को। तन मन कल खल में अंतर दो भिन्न स्वनिमों के कारण है। वस्तुतः स्वनिम में अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है, बिल्कुल अर्थ में अंतर आ जाता है। फिर देखिए, स्वनिम भाषा विशेष पर आधारित होता है। पहले पॉइंट में ही बात कर ली कि भाषा से संबंधित होता है, भाषा पर आधारित होता है। प्रत्येक भाषा के अपने स्वनिम होते हैं जो दूसरी भाषा से सर्वथा पृथक एवं स्वतंत्र होते हैं। जैसे हिंदी का जल बंगला में जोल है, ठीक है। जैसे हिंदी में तो शब्द है जल, और अगर बंगला भाषा में देखते हैं तो वहाँ पे जोल बोलते हैं। इसी प्रकार हिंदी का तुम अंग्रेजी में तुम है, ठीक है। अब ये तुम आप कहोगे कि क्या है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब अगर कोई अंग्रेज जो है ये तुम शब्द बोलता है तो वो तुम बोलता है, तुम ये काम करो। सभी भाषाओं में स्वनिमों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, हमें पता है। ध्वनियाँ होती हैं, भाषा की वर्णमाला होती है, जिसके आधार पर उनमें ध्वन्यात्मक संतुलन होता है। एक ध्वनि दो स्वनिमों से संबंध नहीं हो सकती। दो स्वनिमों से अगर वो संबंधित होगी तो फिर बताओ अंतर कैसे होगा, ऐसा नहीं होता। एक ध्वनि एक ही स्वनिम की होती है। आगे देखिए, स्वनिम समीपवर्ती ध्वनियों से प्रभावित होते हैं, से आएगा, से प्रभावित होते हैं। फिर है, स्वनिमों में ध्वन्यात्मक समानता की प्रवृत्ति होती है, जिसके आधार पर ध्वनियों का निर्धारण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, स्वनिम दो प्रकार के हैं, खंडे स्वनिम और अखंडे स्वनिम। खंडे मतलब जिनके खंड किए जा सकते हैं, अखंडे मतलब जिनके खंड नहीं किए जा सकते। अब ध्यान से देख लो, अभी जब पहले पढ़ाया था आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जैसे क ख था तो क के अंदर अ है, हम इतनी तो हिंदी जानते हैं, हम सबको पता है। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर ये है कि खंडे स्वनिम यानी स्वर और व्यंजन को पृथक पृथक किया जा सकता है, किंतु अखंडे स्वनिम अपार्थक्य होते हैं। यानी एक क है मान लीजिए, तो अगर स्वर व्यंजन का मिक्सअप है तो आप क्या कर सकते हो, क में से क के नीचे हलंत लगा करके अ बाहर निकाल करके दिखा सकते हो कि इसके अंदर व्यंजन के अंदर ये स्वर था। लेकिन आगे अगर मैं उस क को फिर से खंड करने की बात करूँ, उसके खंडित करने की बात करूँ, तो नहीं कर सकते ना आप। तो इस तरह से दो तरह का है, यानी खंडे भी होते हैं स्वनिम और अखंडे भी होते हैं। उसके बाद देखिए, लास्ट पॉइंट है, स्वनिम की सत्ता मानसिक होती है। स्वनिम उच्चारण से ज़्यादा श्रवणीयता पर निर्भर करते हैं, यानी सामने वाला सुनेगा कैसा उस पर निर्भर करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने स्वनिम को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या घटना कहा है, क्योंकि उसका संबंध ध्वनि के अंतर के प्रत्यभिज्ञान से होता है, ठीक है। ये विशेषताएं हैं किसी भी भाषा के स्वनिम की होती हैं, और प्रत्येक भाषा के स्वनिम अलग अलग होते हैं। अब स्टूडेंट, हम इसकी उपयोगिता की बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्वनिम्स की। स्वनिम की प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित है। भाषा के उच्चारण में समुचित व्यवस्थापक के रूप में, यानी व्यवस्था बिठाने वाला कौन है, स्वनिम ही है। स्वनिम भाषा की ध्वनियों की संख्या के नियंत्रण में महती भूमिका निभाता है, यानी भाषा की ध्वनियों की व्यवस्था करने में, उसको निश्चित करने में स्वनिम अपना सहयोग देता है। उसके बाद भाषा के उच्चारण में स्वनिम उपयोगी है। कपिल देव द्विवेदी के अनुसार स्वनिम विज्ञान भाषा शिक्षण की सरलतम वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। तो इसे कपिल देव द्विवेदी भाषा शिक्षण की सबसे सरलतम वैज्ञानिक पद्धति मानते हैं। उसके बाद देखिए, स्वनिम भाषा की अर्थभेदक की इकाई है। भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जैसे पद विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, ये सारी ही स्वनिम पर आधारित होती हैं।
तो हम सबको पता है कि इन्हीं ध्वनियों के आधार पर ही पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं या शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। तो इस तरह से इसी स्वनिम पर आधारित हैं पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। आगे है पद, वाक्य, अर्थ के मूल में स्वनिम की सत्ता ही निहित होती है। इन सब के मूल में क्या है? स्वनिम ही है, ध्वनि ही है। पद, वाक्य, अर्थ। स्वनिम भाषा शास्त्र की नींव है। भाषा शास्त्र के सभी अंग स्वनिम पर आधारित हैं। बिल्कुल आसान सी बातें। फिर है स्वनिम लिपि का मूल आधार है। ठीक है, क्योंकि स्वनिम क्या है? मौखिक भाषा से संबंधित है। और मौखिक भाषा किससे संबंधित है? लिखित भाषा से संबंधित है। लिखित भाषा मौखिक भाषा के साथ जुड़ी हुई है, हम सबको पता है ना। तो इस तरह से तो किसी भाषा के स्वनिमों के निर्धारण के बाद ही लिपि का निर्माण संभव होता है। यानी पहले मौखिक भाषा अस्तित्व में आई थी। हम अगर भाषा का इतिहास पढ़ते हैं, विकास पढ़ते हैं, तो हमें पता है ना कि पहले मौखिक भाषा ही उत्पन्न हुई थी या उसका ही विकास हुआ था और उसके बाद लिखित भाषा आई थी। तो किसी भाषा के स्वनिमों का जब निर्धारण हो जाता है, यानी ध्वनियाँ फिक्स हो जाती हैं, उसके बाद ही तो लिपि का निर्माण संभव होता है। आदर्श लिपि एवं अंतरराष्ट्रीय लिपि का निश्चय स्वनिम के द्वारा होता है। देवेंद्र नाथ शर्मा स्वनिम के ज्ञान के अभाव में वैज्ञानिक लिपि का निर्माण असंभव है। वो ये कहते हैं कि अगर स्वनिम नहीं होगा तो वैज्ञानिक लिपि का निर्माण भी असंभव हो जाएगा। फिर लास्ट बिंदु है स्वनिम प्रत्येक भाषा का सर्वस्व होता है। सारा कुछ है प्रत्येक भाषा का स्वनिम ही। कपिल देव द्विवेदी फोनेटिक्स समुंदर है, तो फोनेमिक्स उसमें से निकाले गए रत्न हैं। इन रत्नों की माला ही प्रत्येक भाषा का सर्वस्व है। बहुत ही अच्छी लाइन है। फोनेटिक्स समुद्र हैं, तो फोनेमिक्स उसमें से निकाले गए रत्न हैं और रत्नों की माला ही प्रत्येक भाषा का सर्वस्व है। तो ये जानकारी ले ली स्टूडेंट्स हमने स्वनिम के बारे में। अब इसी टॉपिक में हमारे 5th यूनिट के फर्स्ट पॉइंट में हमारे सिलेबस में जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड एरर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ध्वनि में परिवर्तन क्यों आ जाता है, क्या कारण होते हैं। पहले हम उसके कारणों की बात करते हैं। तो परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई ध्वनि है, जिसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है, यानी ध्वनि में परिवर्तन आता रहता है। अब दो मुख्य वर्गों में इसको अंतर को रखा जा सकता है। जो परिवर्तन आता है उसको रखा जा सकता है। आभ्यंतर कारण होते हैं और बाह्य कारण होते हैं। तो सबसे पहले आंतरिक कारणों की या आभ्यंतर कारणों की बात करूंगी। तो सबसे पहले है प्रयत्न लाघव। यह ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। इसे मुख सुख या उच्चारण सुविधा या उच्चारण सौकर्य भी कहते हैं। ठीक है, इसको कुछ नाम दिए जाते हैं प्रयत्न लाघव को। मुख सुख, उच्चारण सुविधा, उच्चारण सौकर्य। मुख सुख अर्थात मुख की सुविधा या उच्चारण की सरलता के कारण कठिन शब्दों को सरल बनाया जाता है, जिससे ध्वनि परिवर्तित हो जाती है, यानी हमें बोलने में आसानी हो जाए, इसलिए हम उसमें कुछ परिवर्तन ले आते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रयत्न लाघव के बारे में। तो प्रयत्न लाघव के मूल में समीकरण, विषमीकरण, लोप, आगम, वर्ण विप्रय इत्यादि विविध कारण होते हैं। जैसे सत्य है तो मुख सुख के लिए जल्दी से बोला जाए तो सच बना दिया। आम्र को आम, प्राण को प्राण, प्रचार को प्रचार, हॉस्पिटल को अस्पताल, स्टेशन को स्टेशन इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रयत्न लाघव के हैं। उसके बाद दूसरा कारण है अभ्यंतर प्रयत्नों में या कारणों में, वो है लघुकरण की प्रवृत्ति। लघु का मतलब क्या है? लघुकरण अर्थात लंबे शब्दों के संक्षिप्तीकरण के कारण ध्वनि में परिवर्तन आता है। इसके मूल में भी प्रयत्न लाघव की ही प्रवृत्ति निहित होती है। यानी हम चाहते क्या है कि हम जल्दी से बोल लें, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं, समराइज्ड कर देते हैं। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स है, एमए का पूरा नाम। एमए का पूरा नाम क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन हम क्या बोलते हैं? एमए। चीफ मिनिस्टर ना बोल के हम बोलते हैं सीएम। भारतीय जनता पार्टी का नाम ना लेके हम बोलते हैं बीजेपी या फिर भाजपा। इसी तरह से भारत, यूरोपीय, भारोपीय, हाई स्कूल, एचएस, ये सारे के सारे शब्द कैसे उत्पन्न हुए, किस कारण से हुए, ये है लघुकरण की प्रवृत्ति। और लघुकरण की प्रवृत्ति के पीछे भी मुख सुख या प्रयत्न लाघव ही छुपा हुआ होता है। उसके बाद देखिए तीसरा अभ्यंतर कारण है।
अशिक्षा, अज्ञान और अनुकरण की अपूर्णता। अशिक्षा, अज्ञानता और अनुकरण की अपूर्णता के कारण भी ध्वनियाँ बदल जाती हैं। वस्तुतः हर भाषा की अपनी प्रकृति और संरचना होती है और उसके अनुसार उसका प्रयोग करना वांछनीय होता है, परंतु अशिक्षा, अज्ञानता, अनुकरण की अपूर्णता के कारण ऐसा नहीं हो पाता। यानी ये कारण रहते हैं अशिक्षा, अज्ञान और अनुकरण नहीं कर पाना ढंग से। जैसे शब्द है, यहाँ देखिए, जैसे निरपराध, निरपराध शब्द है उसको क्या बोलते हैं? निरपराधी। बुद्धिमता शब्द है उसको बोलते हैं बुद्धिमानिता। लब्ध प्रतिष्ठ शब्द है, लब्ध प्रतिष्ठ उसको लब्ध प्रतिष्ठित बोल देते हैं। सौजन्य है तो सौजन्यता, साम्य है तो साम्यता, सौंदर्य है तो सौंदर्यता। ठीक है, इस तरह से देश बोलना चाहिए, देश बोल देते हैं। सर्टिफिकेट बोलना चाहिए, सर्टिफिकेट बोल देते हैं। मास्टर साहब बोलना चाहिए, मास्टर साहब बोल देते हैं। ये आपके सामने बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। उसके बाद चौथा जो कारण है वो है भावावेश। ठीक है, भाववेश, भावों का आवेश। भावावेश या भावातिरेक यानी प्रेम, क्रोध इत्यादि के कारण ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बाबू को बबुआ, राम को रामू, कृष्ण को कान्ह, कन्हैया, बच्चा को बाचा या बचवा। तो ये किस कारण हुआ? क्रोध में या फिर प्रेम में भी, अर्थात भावावेश में भी ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बनकर बोलना। बहुत से लोग उच्चारण में मिथ्या प्रदर्शन करते हैं, यानी बन के बोलते हैं, जिससे ध्वनियाँ परिवर्तित रूप में प्रकट होती हैं। जैसे भाई था लेकिन भाई से क्या बन गया है? भैया। बहुत शब्द है लेकिन क्या बोलते हैं? बहुत, बहुत ज़्यादा। इच्छा, इच्छा, शाप, श्राप। शब्द जो है शाप बिल्कुल सही है, श्राप को सही मत समझना। शाप शब्द बिल्कुल सही है, उसको बना दिया श्राप। आलस्य था, आलस्य। इसी तरह से हमारा जो अगला कारण है अभ्यंतर कारणों में वो है मात्रा, सुर एवं बलाघात। मात्रा, सुर, बलाघात आदि पर ठीक से ध्यान जब नहीं दिया जाता कि कौन सी मात्रा लगी है, कौन सा सुर पकड़ना है, कौन से शब्द पर बल देना है, तब भी ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे बाजार शब्द है उसको बाजार कहा जाता है। आकाश शब्द है उसको आकाश कहते हैं। चालक शब्द है उसको चलाक बोल देते हैं। ठीक है, मात्रा का ध्यान ही नहीं देते। पुत है, पुत से पूत बन गया। ठीक है, अट था उसको आठ बना दिया। अभ्यंतर को भीतर कहने लग गए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है लिपि दोष। लिपि दोष के कारण भी बहुत सी ध्वनियों में परिवर्तन आता है। जैसे कृष्ण से कृष्णा कर दिया। इंग्लिश में आपको पता है ना, कृष्ण को कृष्णा लिखते हैं, राम को रामा लिखते हैं, बुद्ध को बुद्धा लिखते हैं। तो ये लिपि दोष के कारण हो गए, एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद देखिए विदेशी ध्वनियों का प्रभाव। एक राष्ट्र, जाति या समुदाय जब दूसरे के संपर्क में आता है तो विचार विनिमय होता है। यानी दोनों राष्ट्र, जाति या समुदाय भाषा के थ्रू अपने एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की ध्वनियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और ध्वनियों में स्पष्टता परिवर्तन आ जाता है। जैसे अकेडमी, अकादमी हो गई। रिपोर्ट, रपट हो गई। गो डाउन, गोदाम हो गया। दिसंबर, दिसंबर हो गया। अगस्त, अगस्त हो गया। ठीक है, तो ये विदेशी ध्वनियों के प्रभाव के कारण है, ये जो जितने भी उदाहरण दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शीघ्र भाषण, यानी जल्दी जल्दी भाषण देना। तो शीघ्रता से बोलने के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे भत्रीजाया, क्या कर दिया उसको जल्दी बोलने के लिए? भौजी। उन्होंने, उन्हें। अब ही, अभी। फिर लास्ट है अभ्यंतर कारणों में काव्यात्मकता। तो काव्यात्मकता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन आता है। यानी जब काव्यात्मकता, सुर मिलाना है लास्ट में, तुक मिलानी है, तब भी ऐसा किया जाता है। जैसे नहीं को नाही, कबीर को कबीरा, नदी, नदिया। तो तुकबंदी बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। ये हो गए अभ्यंतर कारण यानी आंतरिक कारण। अब हम बात करते हैं बाह्य कारणों की। तो बाह्य कारणों में वैसे तो बहुत कुछ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ पे हमने एरर एंड
करेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लास यूनिट 4 के बी पॉइंट को पढ़ा था, वहाँ पे भी यही सभी चीज़ें आई थी। तो ये दोनों यूनिट्स के अंदर ही हैं हमारे। तो भौगोलिक प्रभाव की अगर बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। जैसे फारसी में स का ह हो जाता है, सप्ताह बोलना है तो वो कहते हैं हफ्ता। पहाड़ी जिलों में स को श बोलते हैं, जैसे समाचार है तो बोलते हैं समाचार, संदेश है तो बोलते हैं संदेश। तो ये है भौगोलिक प्रभाव के एग्जाम्पल। उसके बाद है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव। सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। यदि अव्यवस्था एवं राजनीतिक उथल पुथल का युग है अथवा युद्ध के दिन है, यानी युद्ध के दिन चल रहे हैं, तो शब्द की कुछ ध्वनियों पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत यदि सुख शांति के दिन है तो शुद्ध बोलने का प्रयास किया जाता है, जिससे ध्वनियों में परिवर्तन की संभावना कम रहती है। युद्ध के दिनों में कर्फ्यू ऑर्डर, ठीक है, कर्फ्यू ऑर्डर शब्द है उसको बोल दिया कर्फ्यू, ब्लैकआउट, ब्लैक कोट इत्यादि, ये ज़्यादा वर्ड यूज़ होंगे ना। अब अपने भी यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है तो यही वर्ड यूज़ होते हैं सारा दिन, लॉकडाउन, कर्फ्यू। और सुख शांति के दिनों में सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय एकता, पद्म भूषण इत्यादि। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक प्रभाव। इतिहास में प्रभावी घटनाओं का विवरण होता है। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप शब्दावली का आदान प्रदान होता है, जिससे ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे सोक्रेटिस क्या बन गए, सुकरात, एरिस्टोटल, अरस्तु, ये नाम आपने पढ़े होंगे सबने, राजनीति विज्ञान में भी आते हैं, हिस्ट्री में भी कई जगह इनकी बात होती है। उसके बाद लास्ट बाह्य कारण है धार्मिक कारण। सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान पतन के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। जब कोई पराधीन देश स्वाधीन हो जाता है, यानी जो गुलाम था वो अब आज़ाद हो गया, तब सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जाता है। फलतः विकृत अथवा परिवर्तित शब्दों की पुनः अपने संस्कार के अनुरूप व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बनारस को वाराणसी, बम्बई को मुंबई इत्यादि। तो स्टूडेंट्स ये हो गए बाह्य कारण। तो हमारी यूनिट 5 के जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमने लैंग्वेज, फनीम्स के बारे में और आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड एरर के बारे में पढ़ना था, जिसमें आज हमने इनके कारणों पे बात कर ली है कि ध्वनि परिवर्तन में किस किस कारण से परिवर्तन आ जाता है। और फनीम्स पे तो हमने बात कर ही ली, स्वनिम के बारे में जानकारी हासिल कर ली। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।